नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एडू एक्सप्रेस में। आज ही देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा जो अनलॉक 1 लाया गया। भारत भी जो लगभग 2 महीने से जो है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में है, तो आज लॉकडाउन को समाप्त किया जा रहा है चरण और अनलॉक 1 लाया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या खुलेगा, कब खुलेगा और कैसे खुलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसके साथ में देख सकते हैं स्पोक्समैन जो पर्सन है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था ये ट्विटर का हैंडल से, जिसमें से ये जो इफेक्टिव होगा 1 जून से आपका इफेक्टिव होने वाला जो ऑर्डर आया है। और साथ में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे जो लॉकडाउन की स्थिति जारी रहेगी आपका 30 जून तक। उसके बाद असेसमेंट करके आगे बढ़ाया घटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए अनलॉक 1 जो है ये जो आपका फेज वाइज मैनर में आपका सभी जो कंटेनमेंट एरिया के जो बाहर एरिया में वहाँ पे धीरे धीरे खोला जाएगा, एक्टिविटीज़ को किया जाएगा ओपन। उसके बाद अगर दिया जाए तो स्टेट जो है वो अपने असेसमेंट के आधार पर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और प्रोविजन लगा सकते हैं या फिर वो खोल सकते हैं जैसा उनका असेसमेंट हो। और आइए इस वीडियो में हम लोग इस जो देख सकते हैं ये ऑर्डर उसे हम लोग देखेंगे क्या दिया गया डिटेल में। और साथ में इसका एक बात विशेष है कि पीआईबी द्वारा जो दिया गया कि नाइट कर्फ्यू लगागा जो रात में 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा, कम्प्लीटली नाइट कर्फ्यू रहेगा। और साथ में जो जैसे कि हमने देखा कि जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है वो फिर से ओपन किया जाएगा फेज वाइज मैनर में कंटेनमेंट जोन के बाहर। और साथ में जो है आपका जो कंटेनमेंट जोन में है वो 30 जून तक रहने वाला है, जिससे हम लोग देख लिया। तो आइए हम लोग पूरे विस्तार में देखते हैं। इसके साथ में अगर वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। और एडू एक्सप्रेस से आप विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ऑर्डर आपको आज ही के डेट में जारी किया गया है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा किया गया था, क्या ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ में जो ये जो पूरा एक्ट लाया गया है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये ऑर्डर जारी किया गया है कि इसको जो असेसमेंट करके जो है आपका 30 जून तक को बढ़ा दिया गया है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे अगर कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक आपका रहने वाला लॉकडाउन की स्थिति। उसके बाद देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि whereas an order of even number date 17 May 2020 was issued for the containment zone of COVID-19 in the country for a period up to 31/5/2020। तो कोविड जो कंटेनमेंट जोन के संबंध में जिसे बढ़ा दिया गया है इतना, इसका ये ऑर्डर देख सकते हैं किस आपके एक्ट के तहत ये किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत किया गया है। आपका जो सेक्शन नंबर है ये रहा, साथ में ये जो रेफरेंस से भेजा गया है कॉपी। आइए तो आगे देखते हैं इसके। और नेक्स्ट में स्लाइड्स में क्या है कि देखिए गाइडलाइंस फॉर फेज्ड रीओपनिंग जो किया जाएगा अनलॉक 1 जिसे कहा गया, कैसे दिया गया है उसको फेज देखते हैं। 3 फेजों में किया गया है। जैसे इसके 10 पॉइंट्स रहेंगे, इसको देख सकते हैं 10 पॉइंट्स में रहा गया पूरा। यह आगे जो ऑर्डर है वो फेज्ड रीओपनिंग ऑफ एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि इन द एरिया आउटसाइड कंटेनमेंट जोन ऑल एक्टिविटीज विल बी परमिटेड एक्सेप्ट फॉलोइंग विच विल बी अलाउड विथ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है उसे SOP कहा जाता है शॉर्ट में, यह ध्यान रखिएगा। आगे भी ये टर्म आएगा। टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है उसके जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसके आधार पर ये आगे डिसाइड किया जाएगा कहाँ पे आपको क्या ओपन करना है क्या नहीं करना है, ये सलाह देगा कार्य करेगा। तो फेज 1 में देख सकते हैं द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी अलाउड विथ इफेक्टिव फ्रॉम 8 जून 2020। तो देख सकते हैं किस प्रकार से 8 जून के बाद से आपको खोला जाएगा। कौन कौन, जैसे रिलीजियस प्लेस है जो आपका जो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गिरजाघर हो गया, जहाँ पे है वो सारे खोले जाएंगे। और वर्शिप ऑफ फॉर पब्लिक जो भी है पब्लिक के लिए खोला जाएगा पूजा करने पाठ करने के लिए। अगला है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जो है वो भी ओपन कर दिया जाएगा 8 जून के बाद। और साथ में शॉपिंग मॉल्स भी है उसे भी कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से जिनको ओपन किया जाएगा, लेकिन आपका जो है आपको प्रिकॉशंस जो है आपको धरना पड़ेगा, जैसे आपको हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना है, उसके बाद आपको फेस मास्क लगा कर रखना है, इस प्रकार के जो और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है, इस टाइप की जो चीज़ है उसको फॉलो मेरे ख्याल से करवाया जाएगा। और साथ में कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर SOP फॉर अबव एक्टिविटीज इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न एंड द अदर स्टेक होल्डर फॉर द इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19। जैसे मैंने अभी जस्ट ऊपर कहा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो अधिक नॉर्म्स है उसको सावधानी को और हैंड सैनिटाइजेशन ये सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि फेज 2 में क्या है। फेज 2 में दिया गया है कि स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन EC विल बी
opened after consultation with the state and UT's state government and UT's administration may hold the consultation at the institution level with the parent and other stakeholder. Based on the feedback, a decision on the reopening of this institution will be taken in a month of July 2020. तो देख सकते हैं जून में नहीं, ये जुलाई में कर सकते हैं कि वो अपने जो वहाँ के जो पेरेंट्स वगैरह हैं और वहाँ के स्टेक होल्डर जो और भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने असेसमेंट के आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज है वो अपना ये चीज़ को उसको कॉलेज को खोल सकते हैं. साथ में क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल प्रिपेयर SOP यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है इन द रिगार्ड इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न विद द स्टेक होल्डर फॉर इंश्योरिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19. तो इसे सेम चीज़ लिखा गया है दोनों में, पीछे में भी यही चीज़ था. आइए आगे देखते हैं. इस प्रकार समझ सकते हैं वो जुलाई 2020 से उसका स्कूल वगैरह खुल सकते हैं, आगे कोचिंग वगैरह ये सब आपका खोला जा सकता है. वो असेसमेंट किया जाएगा या स्टेट और यूटीज पे अधिकार पे छोड़ दिया गया है. आगे बढ़ते हैं हम लोग फेज 3 में देखते हैं. तो बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन डेट्स फॉर द रीस्टार्टिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी डिसाइडेड. तो क्या क्या किया जा सकता है जो इसके असेसमेंट के आधार पे. तो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर एक्सेप्ट परमिटेड बाय MHA, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसको जो परमिशन है उसको छोड़ के जो है वो इंटरनेशनल जो ट्रेवलिंग है उससे पैसेंजर को किया जाएगा. उसके बाद क्या मेट्रो रोल है उससे भी किया जाएगा. उसके बाद क्या सिनेमा हॉल्स जो जिम जहाँ होता है जिम, स्विमिंग पूल्स हो गया, एंटरटेनमेंट पार्क्स हो गया, थिएटर हो गया, बार हो गया एंड द ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल एंड सिमिलर प्लेसेस जो है उन सबको किया जाएगा रिस्टार्ट एक लंबे समय के बाद. देखिए सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शन एंड द अदर लार्ज जो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं जो जहाँ पे आपको भीड़ भाड़ होता है वो सब एरिया को कुछ समय बाद जो है असेसमेंट उसका करके बाद ही इसको रीस्टार्ट किया जा सकता है. तो ये चीज़ लेकिन अभी तुरंत नहीं होने वाला है, इसमें अभी समय है. और साथ में क्या है आप दूसरा पॉइंट देखते हैं. पहला पॉइंट तभी हम लोगों ने देखा था, तभी अभी जैसे देख सकते हैं पहला पॉइंट तभी था आप लोगों ने फेज रीओपनिंग ऑफ एरिया आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन. अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है. दूसरा पॉइंट है नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर COVID-19 मैनेजमेंट. तो देखिए जो इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका डायरेक्टिव दिए जाएंगे, किस प्रकार से आपको कदम उठाना है, किस प्रकार सावधानी और मेजर्स अपनाने हैं इस मैनेजमेंट से निपटने के लिए. साथ में क्या जो नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर द COVID-19 मैनेजमेंट एज द स्पेसिफिक एनेक्सेसर 1 shall continue to be followed throughout the country. तो जो एनेक्सेसर 1 है उसके थ्रू जो अकॉर्डिंग है पूरे कंट्री में ये लागू होगा जो नेशनल डायरेक्टिव्स हैं. और क्या है तीसरा पॉइंट अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाइट कर्फ्यू. नाइट कर्फ्यू जो है आपको पहले स्टार्टिंग में देखा था जो रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. और अगर इसमें अगर कोई लॉ तोड़ता है, अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको जो है सेक्शन 144 CRPC के तहत उसको जुडिशियल वगैरह उस पर सजा या कानून उस पर भंग करने का आरोप लगाया जा सकता है. देख सकते हैं कि थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द एसेंशियल एक्टिविटीज को छोड़कर जो एकदम अति आवश्यक हो उसको छोड़ के लोकल अथॉरिटीज सेल इशू ऑर्डर इन द इंटायर एरिया फॉर द जुरिडिक्शन अंडर द अप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ द लॉ सच एज अंडर 144 ऑफ CRPC टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस. जो है आपका जो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी है पंचायती राज वगैरह और जो संस्था के लोकल में वो उन लोगों की भी जिम्मेदारी तय की गई है. अब देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है कि अब लॉकडाउन लिमिटेड टू द कंटेनमेंट जोन. जो आपका जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखा तो लॉकडाउन जो है कंटेनमेंट जोन तक लिमिटेड रहेगा और साथ में यह 30 जून तक रहने वाला है जैसे हम लोगों ने देख लिया है. और इसके जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जिसको दिया जाएगा. और इसके साथ में और भी इसको देख सकते हैं क्या क्या किया गया. इन द कंटेनमेंट जोन ओनली द एसेंशियल एक्टिविटीज सेल बी अलाउड, देयर सेल बी ए स्ट्रिक्ट परमिटेड कंट्रोल एंड इंश्योर दैट देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ पीपल इन आउट ऑफ दिस जोन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल इमरजेंसी. जो मेडिकल इमरजेंसी आपको छोड़ के अन्य कोई चीज़ों के लिए इधर उधर आपको नहीं भटकना है कंटेनमेंट जोन में. और फॉर द मेंटेनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स, और जो भी जो इसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे दूध हो गया, सब्जी होगी, जो इसेंशियल गुड है और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको छोड़ के अन्य कोई काम कंटेनमेंट जोन में नहीं होगा. ये स्ट्रिक्टली किया गया है. और साथ में अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको भी काफ़ी फॉलो करना है स्ट्रिक्टली यहाँ पे. और साथ में क्या है कि स्टेट एंड यूटी में ऑल्सो आइडेंटिफाई बफर जोन. बफर जोन जो है जो कंटेनमेंट जोन और जो नॉर्मल जोन है उसके बीच का एरिया जो है, तो आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन वेयर द न्यू केसेस आर मोर लाइकली टू ओकर, जहाँ पे नए केसेस जहाँ पे
इमर्ज हो रहे हैं उसे बफर जोन घोषित करने के बारे में बोला गया है। विद इन द बफर जोन्स रिस्ट्रिक्शन आर कंसिडर्ड नेसेसरी मे बी पुट इन द प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसके अंदर रखना है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है कि स्टेट यूटीज बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन में प्रोहिबिटेड सर्टेन एक्टिविटीज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स और इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शन एज डीम्ड नेसेसरी। देखिए जो आपका ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा है कि स्टेट और यूटीज के जो असेसमेंट के आधार पे वो क्या चीज़ खोलना है क्या चीज़ बंद रखना है उसके वो डिसीजन लेंगे। अब साथ में देखते हैं 6ठा पॉइंट है कि अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड। तो ये जो आदमी के जो लोग चलते हैं जो आते जाते हैं और साथ में जो सामान आता जाता है उसके जो मूवमेंट पे है उसको रिस्ट्रिक्शन को कम किया गया। तो देख सकते हैं कि देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड, नो सेपरेशन परमिशन, नो स्पेशल परमिशन चाहिए इसको, और साथ में अप्रूवल ई परमिट विल बी रिक्वायर फॉर सच मूवमेंट। तो देखिए तो अलग से कोई इसको परमिशन नहीं चाहिए, ई अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अब जो है लोग एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य के अंतर्गत वो मूवमेंट कर सकते हैं। हाउएवर इफ अ स्टेट यूटी बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड इट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन प्रपोज टू regulate movement of the person, it will give wide publicity in the advances regarding the restriction to be placed on such movement and the related procedure to be followed। तो जो भी आपका जो प्रोसीड्यूर है स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर उसे भी फॉलो करना होगा और साथ में जो भी हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं उससे भी लेना होगा, साथ में आगे चलता होगा। क्या है कि मूवमेंट बाय द पैसेंजर ट्रेन एंड श्रमिक स्पेशल ट्रेन, domestic passenger air travel, movement of Indian national standard outside of the country of specified person to travel abroad, evacuation of the foreign nationals, sign on and sign off of the Indian seafarers will continue to be regulated as पर SOP issued। देखिए ये SOP जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका, एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा इसका गाइडलाइंस जारी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इससे। अब देखते हैं कि नो स्टेट यूटी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स कार्गो फॉर द क्रॉसलैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर द ट्रीटीज विद द नाइटबोर कंट्रीज। देखिए इसमें स्ट्रिक्टली कहा गया कि कोई भी जैसे जो भी पड़ोसी देश है जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे जो गुड्स जो सामान और कार्गो जो आते आते हैं उसमें कोई भी स्टेट किसी प्रकार के उसमें जो अड़ंगा या बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। अब 7वां पॉइंट देखते हैं तो क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल पर्सन, जो प्रोटेक्शन है जो वल्नरेबल पर्सन है जो सुभेदी है पर्सन उनके बारे में उनको सुरक्षा किया जाएगा। जैसे कि पर्सन अबव द 65 ईयर ऑफ एज, पर्सन विद द कोमोरबिडिटीज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स आर एडवाइज टू स्टे एट होम। तो इन लोग जो है आपको 65 वर्ष जो वृद्ध आदमी है, जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं 10 साल से कम, उनको घर में रहने की सलाह दी गई, एक्सेप्ट द एसेंशियल एंड द हेल्थ पर्पस, जो अगर आवश्यक और जो स्वास्थ्य कारण से वो छोड़कर बाकी सब अगर अन्य रीजन नहीं है तो वो घर पे ही रहे। तो इस प्रकार से देखते हैं 8वां पॉइंट है अब कि यूज ऑफ आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए सुरक्षा के हिसाब से। तो देखिए इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग आज ही। इनेबल अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड दस एक्ट एज अ शील्ड फॉर द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। तो आरोग्य सेतु के बारे में कहा गया कि ये जो बचाता है आप लोगों को सुरक्षा देता है, एक तरह से ये उसमें क्षमता है आपका रिस्क को बचाने कवर करने के लिए। विद अ व्यू टू इंश्योर सेफ in the office and workplace employee on the best effort basis should ensure the Arogya Setu is installed by the employee having the compatible mobile phone। जो मोबाइल फोन जिनके पास देखिए मान के चलिए एक ऑफिस है, एक ऑफिस में 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो अब 20 के पास मोबाइल, आज के जमाने में सबके पास स्मार्टफोन है, तो वो आरोग्य सेतु अपना डाउनलोड करेंगे और जो भी आरोग्य सेतु की गाइडलाइंस जैसे आपको ब्लूटूथ वगैरह आपका ये सब ऑन रहता है, लोकेशन ऑन रहता है, तो वो सब अपना ऑन रखेंगे। तो इससे क्या कि इस पता एक दूसरे को पता चल पाएगा कि वो कौन कोरोना से इन्फेक्टेड है, कौन सेफ है, जिससे किसी प्रकार के आने वाली आपके जो किसी प्रकार का संक्रमण उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए ये जो आरोग्य सेतु ऐप है सभी एम्प्लॉय के लिए एक तरह से नेसेसरी आवश्यक कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में एडवाइज टू इंडिविजुअल्स टू इंस्टॉल द आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ऑन द कंपेटेबल मोबाइल फोन्स एंड रेगुलरली अपडेट देयर हेल्थ स्टेटस ऑन ऐप। तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो भी एडवाइस दिया है, एक तरह से ये सलाह के रूप में किया गया, ये अभी मैंडेटरी अभी नहीं किया गया कंप्लीटली, लेकिन ये सलाह दिया गया
गया है, जिससे ये संक्रमण को कम किया जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है उनके द्वारा भी ये सलाह दिया गया है कि वहाँ के जो लोकल्स है, जो वहाँ पे अथॉरिटी है, उनके द्वारा भी आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग किया जाए बड़ी मात्रा में। और देखिए आप मेडिकल अटेंशन और ये सब जो चीज़ें हैं वो सब फोकस देकर चला जाए। अब देखते हैं 9वां पॉइंट, देखते हैं कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द गाइडलाइन। ये जो भी गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका जो है स्ट्रिक्ट एकदम कड़ाई से फॉलो करना होगा। स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट शेल नॉट डाइल्यूट दिस गाइडलाइन इज इशूड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो देखिए ये जो जितने भी गाइडलाइंस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत में किए गए हैं, और इसको जो कोई भी स्टेट और यूटीज या यूनियन टेरिटरीज को इसको गाइडलाइंस को डाइल्यूट नहीं करने का उन पर स्ट्रिक्ट आदेश है, दिशा निर्देश है एक तरह से। उसके बाद के दूसरा पॉइंट है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द एवर मेजर्स। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरे जितने देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको जो है ये जो एवर मेजर्स लिए गए हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए दिया गया है आदेश। उसके बाद अब 10वां और अंतिम पॉइंट देखते हैं कि जो है पिनल प्रोविजन का एनी पर्सन वायलेटिंग दिस मेजर्स विल बी लायबल टू बी प्रोसीड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बिसाइड द लीगल एक्शन अंडर द सेक्शन ऑफ 188 ऑफ IPC एंड अदर लीगल प्रोविजन एज एप्लीकेबल एग्जैक्ट ऑफ दिस जो पिनल है जो आपका प्रोविजन आर द एनेक्सर 2 में जो दिया गया है उसे। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि आपका जो भी अगर जो भी इसको वायलेट करेगा, कोई भी आदमी अगर उसको कानून को या विधिवत निर्देश को वायलेट करता है तो उसको जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो आपका सेक्शन 51 से 60 तक जो दिया गया है उसके अगेंस्ट में, और साथ में जो IPC को जो धारा से जो सेक्शन 188 दिया गया उसके तहत में उसके खिलाफ केस होगा, उसके खिलाफ उसको कार्रवाई किया जाएगा, और भी जो लीगल प्रोविजन है उसके भी अप्लाई उस पर लागू किया जाएगा। इस प्रकार से जो भी इसको वायलेट करेगा उसके लिए कड़ाई से उसको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप लोग जो गाइडलाइंस उसको अच्छे से फॉलो करें, दिशा निर्देश फॉलो करें, ताकि कोरोना का जो केस कम हो सके। देखिए पर डे अभी की डेट में जो है 6000, 7000, 8000 प्रत्येक दिन ये सब बढ़ रहा है, 6, 7, 8। तो हम लोगों को बहुत सावधानी लेने की आवश्यकता है ताकि हम लोग जो है इस कोरोना से बच सके। इस प्रकार से जो है ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगर कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताएं आप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।